18 मई 1998 पाकिस्तान को खदेड़कर इस युद्ध को जीता। 3 मई 1999 LOC के करीब मौजूद बैटाली गांव के रहने वाले ताशी नाम गयाल अपनी खोई हुई याक यानी बैल को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें LOC के पास की पहाड़ियों पर कुछ हलचल दिखाई दी। वहां 6 लोग मौजूद थे जिनके पास काफी ज्यादा हथियार थे और वो वहां एक बंकर की खुदाई कर रहे थे। इनके कपड़ों से ही पता चल रहा था कि ये इंडियन आर्मी के सैनिक तो नहीं है, जबकि ये जिस जगह मौजूद थे वहां पर इंडियन आर्मी के अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं थी। यानी ये लोग LOC पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए थे। ताशी नाम गयाल को जब ये बात समझ आई तो उन्होंने तुरंत पास की इंडियन आर्मी की पोस्ट पर जाकर उन्हें इस बात की जानकारी दे डाली, जिसके बाद इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाया और जल्द ही इंडियन आर्मी समझ गई कि यह पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जो भारत की सीमा के अंदर घुस चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ कई 100 ऐसे पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जो LOC पार करके भारत के पहाड़ी इलाकों पर मौजूद कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को कैप्चर कर चुके हैं। इस तरह भारतीय सेना ने करीब 130 पोस्ट को काउंट किया जो पाकिस्तानी सोल्जर्स द्वारा कैप्चर कर ली गई थी, जिसमें से कई काफी महत्वपूर्ण थी। जिस तरह से इन पोस्ट को कैप्चर किया गया था उसे देखकर साफ था कि इन पाकिस्तानी सैनिकों का इरादा भारत को लद्दाख और कश्मीर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे NH1 को ब्लॉक करना था ताकि भारत का कनेक्शन इन दोनों से टूट जाए। पर इससे पहले कि पाकिस्तानी सैनिक इस काम में कामयाब होते, उससे पहले ही भारतीय सेना को इसके बारे में पता लग गया और भारत ने इस घुसपैठ को भारत पर पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला मानकर एक्शन लेना शुरू कर दिया। और यही थी कारगिल युद्ध की शुरुआत। पर हैरानी की बात तो यह थी कि कारगिल की घुसपैठ से पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा, क्योंकि कुछ महीने पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुंचे थे, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने शांति स्थापित करने की बात कही थी। पर पाकिस्तान ने भारत को दोबारा से धोखा दिया। सही मायने में देखा जाए तो जब कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई तो यह भारत के लिए एक काफी मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि उस समय टेक्निकल एडवांसमेंट ना होने के कारण हमें पता चलने से पहले ही पाकिस्तानी सेना कई ऊंची पहाड़ियों पर जाकर बैठ चुकी थी, जहां से वो भारतीय सेना पर हमला कर रहे थे जो इन पहाड़ियों के नीचे मौजूद थे, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना द्वारा किए जाने वाले हमले भारतीय सेना पर काफी घातक साबित हो रहे थे। और इन हमलों से बचने का केवल एक ही तरीका था कि भारतीय वायुसेना ने रिस्क लेते हुए ऊंची पहाड़ियों पर अपने जहाजों को उड़ाकर इन पाकिस्तानी सोल्जर्स की सही लोकेशन भारतीय थल सेना को दी। इस दौरान वायुसेना ने इन पहाड़ियों पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों पर कई हमले भी किए, पर क्योंकि पहाड़ियों पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वायुसेना अपनी पूरी कार्य क्षमता पर उड़ नहीं पाते और उनका पेलोड भी काफी कम हो जाता है। इसीलिए वायुसेना इस पूरे युद्ध में कुछ ज्यादा बड़ा रोल नहीं निभा पाई, जिसके बाद इस युद्ध को जीतने की सारी जिम्मेदारी भारतीय थल सेना पर आ गई। भारतीय सेना का प्लान काफी सिंपल था कि पहले हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से वापस अपने कंट्रोल में लेना है। इसमें 3 से 4 लोकेशंस को पहले टारगेट बनाया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी टोलोलिंग हिल। पर इस पोस्ट को हासिल करना सबसे मुश्किल मिशन में से एक था, क्योंकि इस पर पाकिस्तानी सोल्जर्स 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे थे। यानी भारतीय सेना को इस पहाड़ी पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों से बचते हुए पहले तो इस पहाड़ी पर चढ़ना था और उसके बाद उन पाकिस्तानी सैनिकों से लड़कर इस पोस्ट को वापस हासिल करना था, वो भी -5 डिग्री सेल्सियस में। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय सेना को यह मिशन रात के अंधेरे में करना था, ताकि उन्हें चढ़ते वक्त ऊपर बैठे पाकिस्तानी सैनिक ना देख ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए नीचे से चढ़कर आ रहे भारतीय सैनिकों को टारगेट बनाना काफी आसान हो जाएगा। इन सभी चैलेंज को देखते हुए भारतीय सेना द्वारा अपने कुछ बेस्ट सोल्जर्स की एक टीम तैयार की गई, जिसे मेजर राजेश अधिकारी लीड कर रहे थे। इन्हीं की टीम से कैप्टन अजीत सिंह भी थे, जो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये मिशन इतना चैलेंजिंग था कि हमें इस मिशन से पहले ही बता दिया गया था कि इन पहाड़ी की चढ़ाई इतनी चैलेंजिंग होने वाली है कि इस पर 1 ग्राम एक्स्ट्रा ले जाना भी एक पूरी हैवी लोड गन के बराबर भार को ले जाने की तरह होगा। यहाँ तक कि सैनिकों को खाने या फिर गोलियों में से भी
किसी एक चीज को ऊपर ले जाने को कहा गया था, क्योंकि इसी से इतना ज्यादा वजन बढ़ने वाला था कि खाना और बंदूक की गोलियां दोनों के साथ इस पहाड़ी की चढ़ाई को पूरा करना संभव ही नहीं था। इसीलिए कैप्टन अजीत सिंह और उनकी टीम ने खाने की जगह एक्स्ट्रा बुलेट को कैरी करना सही समझा। मेजर राजेश अधिकारी और उनकी टीम लगातार 11 घंटे चढ़ाई करके जब इस पहाड़ी के टॉप से केवल 15 मीटर दूर थे, तब टॉप पर बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उन्हें ऊपर आते हुए देख लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उन भारतीय सैनिकों पर तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मेजर राजेश अधिकारी और उनके 2 साथी शहादत को प्राप्त हो गए और इनकी बची हुई टीम को वहीं पहाड़ी के पास पत्थरों के पीछे छुपना पड़ा। इस थी जब यह फायरिंग आर्मी तक पहुंची, तब इंडियन आर्मी ने कर्नल बासप्पा रविंद्रनाथ के साथ मिलकर 90 लोगों की एक टीम बनाई और इन सबको फंसे हुए सोल्जर्स के रेस्क्यू और हिल को कैप्चर करने के लिए भेज दिया, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कर्नल रविंद्रनाथ ने अपने सोल्जर्स के साथ दोबारा से टोलोलिंग हिल की चढ़ाई शुरू की और 12 जून तक वो पहाड़ी पर फंसे भारतीय सैनिकों तक पहुंच गई, जहां उन्होंने सभी सैनिकों के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया, जिसमें कर्नल रविंद्रनाथ ने टीम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिनके नाम थे अर्जुन, भीम एंड अभिमन्यु। इन तीनों टीमों के काम अलग अलग थे। पहली टीम का काम था कि वह सबसे आगे रहेगी और पाकिस्तानी सोल्जर्स पर सबसे पहला अटैक करेगी। दूसरी टीम का काम था पहाड़ी की दूसरी साइड से ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करना, और तीसरी टीम का काम था इन दोनों टीम को कवर फायर देना। प्लानिंग काफी बेहतर थी और इसके रिजल्ट भी मिले। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी और समझदारी से सबसे इंपॉर्टेंट टोलोलिंग हिल को कैप्चर कर लिया, पर दुख की बात यह थी कि इस मिशन के दौरान इस टीम में मौजूद सोल्जर मेजर विवेक गुप्ता सहित 6 और भारतीय सैनिक शहादत को प्राप्त हो गए।